Hello everyone, welcome to chapter number 6 Living Organisms, Characteristics and Habitats. आप जहाँ पे रहते हो आपके घर के आसपास तरह तरह के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, तरह तरह के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाते हो जहाँ की क्लाइमेट आपके एरिया से बिल्कुल ही अलग है, से फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी पहाड़ों में आप रहते हो और वहाँ से आप चले जाते हैं किसी डेजर्ट में, या फिर आप किसी डेजर्ट एरिया में रहते हो वहाँ से आप चले गए किसी ऐसे एरिया में कि जहाँ पे समुंदर बगल में है, तो आपको दिखेगा कि इन जगहों पे भी वेजिटेशन एंड एनिमल्स है, मगर ये वेजिटेशन और ये एनिमल्स आपके इलाके के वेजिटेशन या फिर एनिमल्स से हो सकता है काफ़ी अलग हो। तो इसका मतलब सिंपल एक चीज़ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह पे मिल जाती हैं, चाहे वो पहाड़ हो या फिर जंगल हो या फिर नदी हो या फिर समुंदर हो या फिर डेजर्ट हो। आपको लिविंग एनिमल्स हर जगह पे मिल जाएंगी, मगर हाँ, इन लिविंग एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डिपेंड करता है द क्लाइमेट इन विच दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप मान लीजिए डेजर्ट में जाते हैं तो आपको वहां पे कैमल दिख जाएगा, माउंटेन पे जाते हैं तो वहां पे आपको गोट्स दिख जाएंगे, याक दिख जाएगा, और अगर आप किसी समुंदर वाले इलाके में जाते हो तो वहां पे आपको तरह तरह के फिशेस दिख जाएंगी, क्रैब्स दिख जाएंगे। तो हो सकता है कि क्लाइमेट के साथ साथ किस तरह के एनिमल्स उस क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनमें भी चेंजेस आ जाएं। या फिर अगर आप समुंदर के पास रहते हो तो आपको जो पेड़ दिखेंगे वो काफ़ी घने दिखेंगे, मगर आप अगर पहाड़ों में जाते हो तो वहाँ पे आपको पेड़ काफ़ी लंबे दिखेंगे। एट द सेम टाइम इन पेड़ों के शेप में भी आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। तो यानी कि सिर्फ एनिमल्स नहीं, क्लाइमेट के साथ साथ प्लांट्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे एक टर्म से हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और वो टर्म है हैबिटेट। सो व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज नोन एज एन हैबिटेट। तो हैबिटेट बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो उस हैबिटेट में रहता है उसको फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड तरह तरह के जो डिफरेंट अदर नीड्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए, सभी चीज़ें प्रदान करती हैं। एक और टर्म है जो हैबिटेट के साथ लिंक करता है एंड दैट इज अडेप्टेशन। एंड व्हाट इज अडेप्टेशन? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स व्हिच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। तो दो एग्जाम्पल को लेके चलिए समझ लेते हैं हैबिटेट और अडेप्टेशन का मतलब। पहला एग्जाम्पल है कैमल का। कैमल आपको कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट में। डेजर्ट का क्लाइमेट कैसे होता है? काफ़ी ड्राई, और साथ में यहाँ पे दिन के समय टेम्परेचर्स काफ़ी हाई चले जाते हैं और रात के समय टेम्परेचर्स काफ़ी लो हो जाते हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको मिल जाता है कैमल। कैमल आप देखिएगा कि उसकी टांगे काफ़ी लंबी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमल को अपने आप को गर्मी से बचाना है, रेत की गर्मी से बचाना है, तो उसको अपना शरीर जो है रेत से काफ़ी दूर रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कैमल काफ़ी कम यूरिन एक्सक्रीट करता है, उसका डंग काफ़ी ड्राई होता है और कैमल को पसीना नहीं आता। इसका मतलब ये कि कैमल अगर एक बार पानी पी ले तो उसके शरीर से वाटर लॉस काफ़ी कम होता है और वो बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक जिंदा रह पाता है। और यही वजह है कि कैमल डेजर्ट के क्लाइमेट में अपने आप को रख पाता है। यानी कि अगर यहाँ पे देख लें, डेजर्ट जो है वो कैमल का हैबिटेट है और कैमल के शरीर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उस हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और इन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं अडेप्टेशन। चलिए देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। बात करते हैं फिश की। फिश का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप का होता है। क्यों? ताकि उसको तैरने में आसानी हो। एट द सेम टाइम फिश के ऊपर स्लीपरी स्केल्स बने होते हैं ताकि उसके शरीर के अंदर पानी ना चला जाए और वापस से उसको तैरने में आसानी हो। फिश के फिन और फिश के टेल उसके बॉडी को तैरते वक्त डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम बॉडी को बैलेंस भी रखता है पानी के अंदर। फिश के पास एक ऑर्गन होता है गिल्स, जिसके जरिए फिश पानी में डिसॉल्व हुए ऑक्सीजन को इनहेल कर पाती है।
यानी कि अगर हम बोले कि वाटर जो है दैट इज एन हैबिटेट, और ये फिश जो है इसने अपने शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, यानी कि काफ़ी सारे अडेप्टिव फीचर्स अप्लाई किए हैं इस हैबिटेट को सूट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हैबिटेट बहुत तरह के हो सकते हैं, जिनमें से दो मेन हैबिटेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। Plants and animals that live on land are said to live in the terrestrial habitat. और terrestrial habitat forest हो सकता है, grassland हो सकता है, desert हो सकता है, coastal areas हो सकता है, या फिर mountain regions भी हो सकते हैं। Aquatic habitat किसको कहते हैं? Habitat of plants and animals that live in water is known as aquatic habitat. अगेन एक्वाटिक हैबिटेट बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे लेक, रिवर, ओशन, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक हैबिटेट के। उसके साथ साथ किसी भी हैबिटेट में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं उसके ऊपर हम दो तरह के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन हैबिटेट, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे रॉक हो गया, सॉइल, एयर, वाटर, ये सभी के सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हीट या फिर सनलाइट ये भी एबायोटिक कंपोनेंट होगा, क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती। अब ये अडेप्टेशन जो होता है ना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट में प्रेजेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो जैसे जैसे ये एबायोटिक कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, उस एरिया में जो एनिमल्स या फिर उस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसके शरीर में भी बहुत धीरे धीरे से चेंज होता है। तो जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन, यानी कि अडेप्टेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक बार मान लीजिए कोई एबायोटिक कंपोनेंट चेंज कर गया और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अडेप्ट नहीं कर पाया, उसके शरीर में वो चेंजेस नहीं आ पाए, ताकि उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ या फिर चेंजिंग एबायोटिक कंपोनेंट के साथ वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए, तो उस केस में उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पे, उनकी आंखें काफ़ी छोटी होती हैं। एट द सेम टाइम उनका फेस जो है थोड़ा सा फूला होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। एट द सेम टाइम कभी कभार तो वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। तो स्नोफॉल अगर होता है और स्नोफॉल के ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़े तो ये काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर वहाँ पे रहने वाले लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हुई तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उनको काफ़ी चुभेगा, तो नॉर्मल डे टू डे वर्क करने के लिए उनको काफ़ी परेशानी होगी। इस वजह से वहाँ के लोगों की आंखें जो है वो छोटी होती हैं। एट द सेम टाइम फैट कंटेंट उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो उनको ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से बचाता है। आप अगर माउंटेन एरिया में नहीं रहते और मान लीजिए छुट्टियों में आप माउंटेन्स में घूमने गए, तो चूंकि वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होता है और इसके वजह से वहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, तो आपको हो सकता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो। तो आप देखिएगा कि आपका बॉडी जो है इस नए चेंज के मुताबिक अपने आप को चेंज करना शुरू कर देता है। आप जोर जोर से जल्दी जल्दी सांसें लेना शुरू करते हो, और धीरे धीरे 2-3 दिन उस एरिया में रहने के बाद आपकी सांसें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो आपके बॉडी में भी चेंजेस आए क्योंकि आपने अपना क्लाइमेट बदला। मगर इस चेंज को आप अडेप्टेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि अडेप्टेशन के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है। तो ये जो चेंज आपके शरीर में आया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लाइमेटाइजेशन। एंड एक्लाइमेटाइजेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अडेप्टेशन, क्योंकि अडेप्टेशन होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का टाइम लग सकता है। हमारे अर्थ पे तरह तरह का क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। कुछ जगह काफ़ी हॉट होता है, कुछ जगह काफ़ी कोल्ड होता है, मगर हर जगह पे आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, हर जगह पे आपको वेजिटेशन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एनिमल्स या वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसने खुद को उस क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। तो पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो है डेजर्ट।
डेजर्ट में एबायोटिक फैक्टर्स काफ़ी अलग होते हैं नॉर्मल जगहों से। यहाँ पे बहुत ड्राई होता है एयर, यहाँ पे सॉइल काफ़ी ड्राई होता है, वाटर काफ़ी कम होता है, टेम्परेचर्स डे के समय काफ़ी हाई हो जाते हैं और ड्यूरिंग द नाइट टेम्परेचर अब्रप्टली फॉल कर जाता है। हमने ऑलरेडी कैमल की बात कर ली, मगर डेजर्ट में स्नेक्स, रैट्स ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। तो ये एनिमल्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो अगर दिन के समय ये बाहर निकलें तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी गर्मी लगेगी। तो ये एनिमल्स अपने बिल में यानी कि बरों में रहते हैं सारे दिन, और ये एनिमल्स सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते हैं। तो ये है इनका एडाप्टेशन। साथ में ये एनिमल्स बहुत कम पानी पीते हैं। देयर इज एन एनिमल कॉल्ड कंगारू रैट। ये एनिमल तो पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही पानी पीता है। साथ में अगर हम बात कर ले वेजिटेशन की, तो एक टिपिकल एग्जांपल ऑफ वेजिटेशन आपको डेजर्ट का मिल जाएगा, विच इज कैक्टस। कैक्टस में आपको थॉर्न्स मतलब कांटे मिल जाएंगे। दीज थॉर्न्स आर बेसिकली द लीव्स ऑफ द कैक्टस। आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, एक कैक्टस का पेड़ लीजिए, उसको एक पॉलीथीन बैग में डालिए, एट द सेम टाइम कोई दूसरा पेड़ लीजिए, उसको भी पॉलीथीन बैग में डालिए। इन दोनों पेड़ों को आप थोड़ा सा कुछ एक दिनों के लिए अलग से रख दीजिए। कुछ दिन बाद जब ये दोनों पॉलीथीन बैग्स आप निकाल लोगे तो आपको दिखेगा कि जो दूसरा प्लांट था, जो नॉर्मल प्लांट था, उसके पॉलीथीन बैग के अंदर काफी ज्यादा पानी जम गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले ही देख रखा है, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और हमने कैसे डिफाइन किया था ट्रांसपिरेशन को? हमने ये बोला था, इट इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ द प्लांट्स। तो पहले वाले बैग को अगर आप देखोगे जो लगा हुआ था कैक्टस पे, यहां पे आपको पानी ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैक्टस जो है वो ग्रो करता है डेजर्ट में। डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, तो यहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट्स कैसे जीते हैं? ऑब्वियसली इनमें भी कुछ एडाप्टेशन चेंजेस होती हैं। जैसे कैक्टस में थॉर्न्स आ जाते हैं, यानी कि कांटे आ जाते हैं, उसके जो लीव्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं थॉर्न्स में। इससे क्या फायदा होता है? नंबर 1, ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है, वाटर लॉस बहुत कम हो जाता है। नंबर 2 इज बहुत सारे एनिमल्स जो इस डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनसे कैक्टस को प्रोटेक्शन मिल जाता है। जो दूसरा एडाप्टिव फीचर है कैक्टस जैसे प्लांट्स का, वो है कि इनका जो स्टेम होता है वो काफी ज्यादा स्वॉलन होता है और वाटर कंटेंट काफी हाई होता है स्टेम में। ये स्टेम जो होता है ये ग्रीन इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ये स्टेम जो है यहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। साथ में स्टेम के ऊपर एक वैक्स कवरिंग होती है, एक मोम की कवरिंग होती है, जिससे वापस ट्रांसपिरेशन थ्रू द स्टेम काफी कम हो जाता है। जो तीसरा एडाप्टिव फीचर आपको इन तरह के प्लांट्स में मिलेगा वो है कि इनका रूट जो है वो काफी डीप तक जाता है, ताकि काफी डीप से वो पानी को सोख सके। और एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है माउंटेन रीजन। माउंटेन्स में आपको दूसरे ही तरह का वेजिटेशन या दूसरे ही तरह के एनिमल्स आपको दिखेंगे। माउंटेन में जो ट्रीज आपको दिखेंगी ये काफी लंबी होती हैं और जनरली कोनिकल इन शेप होती हैं। ये कोनिकल शेप की इसलिए होती हैं ताकि बारिश का पानी और स्नोफॉल इन पे जम ना पाए, जल्दी से इस पेड़ से झड़ के नीचे आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि माउंटेन एरिया में सभी प्लांट्स एक तरह के ही होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि माउंटेन एरिया में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, यानी कि सी लेवल से ऊंचाई जितनी बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ती है वेजिटेशन में चेंज आता जाता है। एक सिमिलैरिटी आपको दिखेगी माउंटेन एरियाज के ट्री और डेजर्ट एरिया के ट्री में, वो है कि दोनों का जो लीफ है वो स्पाइन यानी कि थॉर्न में बदल जाता है, कांटे में बदल जाता है। ये सिमिलैरिटी तो है, मगर इन दोनों के पीछे जो रीजन है वो कंप्लीटली अलग है। इन केस ऑफ माउंटेन एरिया स्नोफॉल एंड रेनफॉल काफी हाई होता है, तो अगर स्नो या फिर रेन वाटर पेड़ों पे जमने लगे तो पेड़ टूट जाएंगे। तो पेड़ पर कोई भी स्नो या रेन वाटर ज्यादा देर तक ना रुके, फिसल के नीचे आ जाए, इसलिए जो है लीव्स जो है वो स्पाइनल इन शेप हो जाती हैं। इन केस ऑफ डेजर्ट लीव्स जो है वो थॉर्नी शेप की इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको ट्रांसपिरेशन मिनिमम रखना है।
अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे जो एनिमल्स आपको मिलेंगे उनका स्किन काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा फैट होता है स्किन में, ताकि उनको गर्मी मिलती रहे। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा फर वाले एनिमल होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, इसको बहुत ज़्यादा फर होता है, याक के तो फर बहुत लंबे होते हैं ताकि इनका शरीर जो है वो गर्म रह सके। स्नो लेपर्ड को चलना होता है स्नो पर, इसलिए उसके फीट और उसके टोज जो है वो तक फर में ढके होते हैं। जबकि माउंटेन गोट की हूव्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं क्योंकि इनको रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन पर दौड़ना होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रासलैंड्स की। ग्रासलैंड्स मतलब ऐसी जगह जहां पे लंबे लंबे घास या नॉर्मल पेड़ पौधे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इन एरियाज में एनिमल्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीडेटर टाइप के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल लायन। क्या आपने लायन का बॉडी कलर कभी देखा है? उसका जो बॉडी कलर होता है वो सूखे घास जैसा होता है, क्योंकि लायन को अटैक करना होता है डिफरेंट एनिमल्स पे, हंट करना होता है डिफरेंट एनिमल्स को। तो जब वो हंट करता है तो उसको अपने आप को घास में छुपाना होता है, तो इसलिए उसका जो फर का कलर है वो ग्रास के कलर से या सूखे घास के कलर से मिलता जुलता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि लायन की जो आंखें हैं वो सामने की तरफ होती हैं ताकि वो दूर तक साफ साफ देख पाए। लायन के जो बॉडी मसल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ताकि वो आसानी से दौड़ पाए। एट द सेम टाइम उसके दांत काफी मजबूत होते हैं ताकि उनको फ्लैश टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्रासलैंड्स में आपको डियर जैसे एनिमल खूब मिल जाएंगे। डियर का बॉडी स्ट्रक्चर देखिएगा, ये एकदम करेक्ट है फॉर फास्ट रनिंग, क्योंकि डियर को अपने प्रीडेटर से खतरा होता है, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी दौड़ पाए। साथ में डियर के कान काफी लंबे होते हैं ताकि वो अपने प्रीडेटर की हल्की सी आवाज भी क्लियरली सुन पाए। प्रीडेटर जो है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसलिए डियर की आंखें जो है वो साइड वाइज होती हैं ताकि वो हर डायरेक्शन पे इक्वली नजर रख पाए। ग्रासलैंड में जो पेड़ आपको मिलेंगे काफी घने होते हैं क्योंकि ग्रासलैंड्स में जनरली बारिश काफी हाई होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्वाटिक हैबिटेट्स की। तो सबसे पहले आएगा ओशन। ओशन में जो एनिमल्स आपको मिलेंगे, से फॉर एग्जांपल फिश, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो बहुत आसानी से तैर पाए। कुछ एनिमल्स ऑब्वियसली आपको मिलेंगे जैसे स्क्विड एंड ऑक्टोपस, जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, मगर ये एनिमल्स जो हैं ये ओशन के सी बेड यानी कि एकदम गहरे पानी में रहते हैं, तो उनको वहां से जो भी एनिमल मिल जाता है उसको पकड़ के ये खा लेते हैं। मगर जब भी इन एनिमल्स को कहीं पे तैरना होता है तो ये अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में ला सकते हैं। साथ में ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ओशन में, सबके पास गिल होता है ताकि वो पानी में डिसॉल्व हुए ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली इनहेल कर पाए। कुछ सी एनिमल्स आपको मिल जाएंगे जैसे डॉल्फिन एंड व्हेल, जिनके पास गिल नहीं होता। इनके पास होता है नॉस्ट्रिल या फिर ब्लो होल्स, जिसके जरिए ये एनिमल्स सांस लेते हैं। ये नॉस्ट्रल्स या ब्लो होल्स उनके अपर पार्ट ऑफ द हेड पे होता है, तो इन एनिमल्स को सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। मगर एक बार वो पानी के बाहर आकर जब सांस ले लेते हैं तो काफी टाइम तक वो अपनी सांस को रोककर पानी में रह भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स की। तो पॉन्ड्स एंड लेक्स में एक एनिमल आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा एंड दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो पानी और जमीन दोनों पे इक्वली रह लेता है। इसके जो बैक लेग्स होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनको जंप मारना पड़ता है अपने प्रे को कैच करने के लिए। एट द सेम टाइम इनका जो फीट होता है वो वेब्ड फीट होता है जो हेल्प करता है प्रॉपर्ली स्विम करने के लिए। अगर आप देखोगे पॉन्ड्स एंड लेक्स में रह रहे प्लांट्स की, तो दो तरह के प्लांट्स आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। कुछ प्लांट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनके बॉडी का कुछ पोर्शन पानी के नीचे होता है, बाकी बॉडी का पोर्शन पानी के ऊपर होता है, से फॉर एग्जांपल लोटस। साथ में आपको ऐसे प्लांट्स भी मिल जाएंगे जो पूरी तरह से पानी में डूबे होते हैं, विच आर नोन एज सबमर्ज्ड प्लांट्स, से फॉर एग्जांपल हाइड्रिला। इन प्लांट्स में एक सिमिलैरिटी है, वो है कि इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी पतली होती है और साथ में उसके पत्ते ऐसे होते हैं जिनको आसानी से पानी के बहाव के साथ मोड़ा जा सके।
कभी कभार तो इन प्लांट्स के पत्ते ऐसे भी होते हैं जिसके थ्रू बहुत आसानी से बहता पानी पास कर जाए। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन में आए डिफरेंट टाइप ऑफ एडाप्टिव फीचर्स के ड्यू टू देयर हैबिटेट। मगर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि किसी भी चीज को देखकर हम पहचाने कैसे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब आप पूछोगे ये कैसा सवाल है, कोई भी चीज जो ग्रो करती है वो लिविंग हो गया। तो ठीक है, एक प्लांट ग्रो करता है, एक इंसान ग्रो करता है, वो लिविंग है। साथ में ये भी तो देखिए कि आकाश में बादल भी ग्रो करते हैं, तो क्या वो लिविंग है? ऑब्वियसली नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी चीज जिसमें मूवमेंट है वो लिविंग है। तो ठीक है, इंसान मूव करता है वो लिविंग है, एक डॉग या फिर एक कैट मूव करता है वो लिविंग है। साथ में कार्स, जीप्स, बाइसाइकिल ये भी तो मूव करते हैं ना, तो क्या ये लिविंग है? तो इस तरह से तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे कि कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। तो हमको कुछ पॉइंट्स पकड़ के चलना पड़ेगा, जिन पॉइंट्स के आधार पर हम बोल सकते हैं कि चीजें लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो चलिए देख लेते हैं उन पॉइंट्स को। तो सबसे पहला है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल कंज्यूम फूड। फूड जो है वो एनर्जी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिना फूड के आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो हर किसी के लिए फूड ज़रूरी है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल कंज्यूम फूड। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड कंजम्पशन का प्रोसेस हो सकता है अलग हो, मगर फूड हर कोई कंज्यूम करेगा। यहाँ पे वापस से आपको याद दिला दूं कि हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड जनरेट फूड। बाकी प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है फॉर फूड। जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स की, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ का सिंपल मतलब है इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपके केस में ही देख लीजिए, आप जब 3 इयर्स के थे और आपका जो फेवरेट ड्रेस था, क्या उस ड्रेस को आज की तारीख में आप पहन पाते हो? नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप ग्रो कर चुके हो। ठीक उसी तरह से आपने अगर एक छोटा सा पौधा लगाया अपने गार्डन में, तो 2 साल बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है। तो इसको कहते हैं ग्रोथ, जो एक टिपिकल फीचर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे और एक टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या तो साइड वाइज का मतलब चौड़ाई में बढ़ना, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का रिपेयर होना। से फॉर एग्जांपल, अभी आपकी हाइट बढ़ रही है, मगर क्या आपके पापा या मम्मी की हाइट अभी भी बढ़ रही है? ऑब्वियसली नो। तो इसका मतलब कि आप में अभी ग्रोथ हो रहा है, जबकि आपके पापा मम्मी में इस वक्त ग्रोथ नहीं हो रहा है। मगर एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स भी कभी कभार दुबले हो जाते हैं, कभी कभार उनको फैट आ जाता है, यानी कि उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ नहीं। जबकि आपके शरीर में अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो रहा है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरे उम्र तक होती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, डेवलपमेंट पूरी उम्र होता है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल द लिविंग बींग्स विल ब्रीथ। विदाउट ब्रीदिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ह्यूमंस में ब्रीदिंग के लिए लंग्स है, जबकि प्लांट्स में ब्रीदिंग के लिए स्टोमेटा है, जबकि फिश में ब्रीदिंग के लिए गिल्स है, वेल में ब्रीदिंग के लिए नॉस्ट्रल्स या फिर ब्लो होल्स हैं, अर्थवर्म में ब्रीदिंग के लिए स्किन है, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग हो सकता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग हो सकता है, मगर हर किसी को ब्रीथ करना है, जबकि नॉन लिविंग्स में ब्रीदिंग नहीं हो सकता। The fourth characteristics is all living organisms respond to stimuli. Now, what is stimuli? मान लीजिए आप खाना पका रहे हो और खाना पकाते समय बाई चांस गलती से आपका हाथ जो है वो गरम कढ़ाई को छू लेता है, तो इमीडिएटली आप क्या करते हो? एक झटके से आप अपने हाथ को हटा लेते हो। तो यहाँ पे जो गरम कढ़ाई है वो एक ऐसा चेंज है आपके सराउंडिंग में जो आपको फोर्स कर रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इस गरम कढ़ाई को हम बोलेंगे स्टिमुलाई।
और जब भी आप स्टिमुलाई इस तरह से फेस करते हो तो आपका एक रिस्पॉन्स होता है। तो हमेशा आप अपने आसपास के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हो, और ये सिर्फ आप में नहीं है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मान लीजिए आपकी गली में एक डॉग है जिससे आपको काफी डर लगता है, और जब भी आप घर से निकलते हो आप अपने साथ एक स्टिक लेके निकलते हो। तो जैसे ही आप स्टिक को उठाते हो तो वो डॉग उस स्टिक को देखकर डर के मारे भाग जाता है। तो आपका स्टिक उठाना एक स्टिमुलाई है जिसका रिस्पॉन्स वो डॉग दे रहा है वहां से डर के भागकर। प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। आपके घर पे अगर मनी प्लांट का पेड़ है तो उस पेड़ को आप खिड़की के पास रखिए। आप देखोगे कि खिड़की के जिस पोर्शन से धूप आती है ये प्लांट अल्टीमेटली ग्रो करके उस तरफ ही चला जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमको पता चलता है कि प्लांट के लिए सनलाइट जो है एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम कर रहा है। ये फूड जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में पूरी तरह से तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कुछ पोर्शन ऑफ फूड होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड का लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑब्वियसली दिस अनडाइजेस्टेड फूड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो जैसे एनिमल्स में एक्सक्रीशन यूरिन, स्टूल एंड स्वेट से होता है, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, मगर प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स ये एक्सक्रीशन सिक्रीशन से होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा है कि रबर प्लांट से रबर कैसे निकालते हैं? तो रबर प्लांट जो होता है उसमें एक सिक्रीशन, एक लिक्विड तैयार करती है वो प्लांट जिसका नाम है रबर। ये रबर जो है इस प्लांट से कलेक्ट किया जाता है, यानी कि रबर नाम का जो लिक्विड हम रबर प्लांट से कलेक्ट करते हैं वो रबर प्लांट का सिक्रीशन है, यानी कि उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस का आउटकम है। The next characteristics is all living organisms reproduce. Reproduction का मतलब होता है making another living being of its own kind. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे स्पेशली बर्ड्स जो अंडे देती है और अंडों से उनके नए चूजे निकल के आते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चे को खुद जन्म देते हैं, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में मोस्ट कॉमनली रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सीड। आप सीड्स को जब खेत में बोते हो और उसको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते हैं तो उससे पेड़ निकल के आ जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड के जरिए पेड़ नहीं निकलता, उनके बड के जरिए पेड़ निकलता है, से फॉर एग्जांपल पोटैटो। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जिनके स्टेम को अगर हम प्रॉपरली काट कर मिट्टी में लगा दें और प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको प्रोवाइड करें तो उसमें से भी पेड़ निकल सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मूवमेंट। आपको मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा। प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम हिंदी में शमी का पौधा कहते हैं। तो इस प्लांट में क्या होता है कि जैसे हम इस प्लांट को छूते हैं इसके पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल मूवमेंट्स विच आर देयर। पिछले चैप्टर में हमने मूवमेंट और लोकोमोशन का अंतर देखा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि लोकोमोशन आपको एनिमल्स में दिखते हैं जबकि मूवमेंट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में दिखेंगे। अभी मैंने अगर आपसे पूछा कि बताइए तो कार जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हमने सभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आप जस्ट मिलाकर देख लीजिए कि कार इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं करता। कार में मूवमेंट हो जाता है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं करता, तो इसका मतलब कार जो है वो नॉन लिविंग है। जबकि अगर मैंने आपको पूछा कि बताइए तो मॉस्क्यूटो जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे इन सभी को फुलफिल कर लेता है मॉस्क्यूटो, यानी कि मॉस्क्यूटो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज लाइफ, तो मैं बोलूंगा एनी कंपोनेंट विच इज फॉलोइंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स is said to have life। तो इससे खत्म हो जाता है हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस। अभी चले आते हैं हम एक्सरसाइजेस पर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज हैबिटेट। तो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज नोन एज हैबिटेट। तो हैबिटेट इज बेसिकली द होम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
Now, habitat will provide food, water, air, shelter, and every other need which is required for that particular organism to live. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? कैक्टस के एडेप्टेशन फीचर्स मैंने वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं. पॉइंट वाइज मैंने 3 पॉइंट आपको बताया था. थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, वो पॉइंट्स आपको क्लियरली वहां से दिख जाएंगे. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. 3 के ए पे चले आते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अडेप्टेशन. Next is habitats of the plants and animals that live on land are called, what is that called? Terrestrial habitat. 3 का C, habitats of plants and animals that live in water are called, क्या बोलते हैं उसको? Aquatic habitat. 3 का D, soil, water, air are the dash factors of habitat. तो ये क्या है? Biotic या abiotic? Obviously it is abiotic. 3 का E, changes in our surroundings that make us respond to them are called, क्या बोलते हैं? Stimuli. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. Which of the things in the following list are non-living? तो बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए. प्लाउ non-living, mushroom living, swing machine non-living, radio non-living, boat non-living, water hyacinth this is a living plant, ये submerged water plant होता है. Earthworm obviously living. Question number 5, give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living things. तो simple example आप ले लीजिए कार का. कार को चलने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? ऑयल से मिलती है. तो ऑयल उसका फूड हो गया, तो कार को फूड चाहिए. नंबर 1. नंबर 2 इज कार में मूवमेंट होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज इनटेक ऑफ फूड एंड सेकंड इज मूवमेंट. ये दोनों चीजें आपको कार में दिख जाती हैं, मगर बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं दिखते कार में, तो इसलिए कार को हम नॉन लिविंग ही बोलेंगे. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेयर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि कौन सी चीज है जो आई है लिविंग थिंग्स से मगर है नॉन लिविंग अभी. तो चलिए, जो चीजें हमको लिविंग बीइंग से मिली हैं उन चीजों को हम यहां पे सर्कल करेंगे. पहला है बटर. बटर आपको कहां से मिला? मिल्क से. मिल्क कहां से आया? लिविंग से, तो बटर को सर्कल कर दिया. सेकेंड है लेदर. लेदर क्या है? बेसिकली इट्स द स्किन ऑफ द एनिमल, तो ऑब्वियसली इट इज कमिंग फ्रॉम लिविंग, सर्कल कर दिया. सॉइल. सॉइल ऑब्वियसली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आता, पत्थरों के टूटने से सॉइल बनता है, तो इस पे सर्कल नहीं बनाएंगे. नेक्स्ट इज वुल. वुल तो ऑब्वियसली शीप से आता है, तो उस पर सर्कल लगना ही है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. ये पूरी तरह से कारखाने में बनता है, तो ऑब्वियसली इस पे सर्कल नहीं लग सकता. नेक्स्ट इज कुकिंग ऑयल. कोई भी कुकिंग ऑयल जो है वो प्लांट के सीड से निकाला जाता है, तो ऑब्वियसली इस पे सर्कल लगेगा. सॉल्ट आपको कहां से मिलता है? समुंदर के पानी से, तो ऑब्वियसली इस पे सर्कल नहीं लगेगा. एप्पल obviously it's a fruit of a tree, तो इस पे सर्कल लगेगा. रबर. रबर इज ऑब्वियसली द सिक्रीशन ऑफ द रबर प्लांट, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, तो इस पे भी आप सर्कल लगाओगे. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो अभी हमने बोला कि व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. नंबर 2, दे शो ग्रोथ. नंबर 3, दे विल शो रेस्पिरेशन. नंबर 4, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. नंबर 5, they will have the process of excretion. Number 6, they will reproduce. Number 7, they will move. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर. नाउ सी, in a grassland, majority of the animals are either predators और फूड फॉर प्रीडेटर्स. टेक एन एग्जाम्पल डियर. वो फूड है एक प्रीडेटर का, जिस प्रीडेटर का नाम है लायन. तो ऑब्वियसली अगर डियर को जिंदा रहना है तो उसको लायन से तेज दौड़ना पड़ेगा. तो ठीक इसी तरह से जितने भी ऐसे एनिमल्स आपको ग्रासलैंड्स में मिल जाएंगे जिनको किसी दूसरे एनिमल से खतरा है, तो अपने आप को बचाने के लिए दे हैव टू रन फास्ट. यानी कि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अलाइव इन द ग्रासलैंड एरिया.
तो इससे ख़त्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज भी। इसके पहले कि हम चैप्टर को ख़त्म करें, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने बहुत सारे डिफरेंसेस तो देख लिए, या फिर यूं कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, मगर और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है का, और वो ये कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका बर्थ हुआ है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम हैव टू डाई, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो चलिए, इससे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6। वापस हम आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 की वीडियो में। चैप्टर नंबर 7 में हमारा टॉपिक रहेगा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो थोड़ा इंतजार कीजिए चैप्टर नंबर 7 के वीडियो तक। टिल देन कीप लर्निंग।